हाय एवरीवन, एमीन्स पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट क्लास में जो है एमीन्स के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डील करा था हमने और वहाँ के साथ एमीन्स का जो थ्योरी पोर्शन था वो समाप्त होता है। अब एक इसमें टॉपिक बचा है कि ये जो अलग अलग एमीन्स होते हैं, अलग अलग एमीन्स कहने का मतलब कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इन एमीन्स में कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए या फिर एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन में कैसे डिस्टिंक्शन हो, बस ये हम लोग को लास्ट में पढ़ना है। डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन, या फिर इसको बोल सकते हैं केमिकल टेस्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स। यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिस्टिंक्शन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स, ये 3 एमीन्स में अंतर क्या होगा। कई मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है या पार्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें हम लोग पढ़े कि यदि 2-3 केमिकल या 2-3 सब्सटेंस आपस में मिले हों जिनका कि बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो और उसको एक साथ बॉयल किया जाए, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो पहले वहाँ से वेपर बन करके निकलेगा, उसके दूसरे बर्तन में उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा, वहाँ से फिर उसका कंडेंसेशन हो करके वापस वो लिक्विड आपको मिलेगा। तो एक मिक्सचर हो जिसमें अलग अलग सब्सटेंस हो जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से अलग किया जा सकता है। तो ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट में एप्रिसिएबल डिफरेंस है, एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, जिस डिफरेंस के आधार पे जो है हम लोग तीनों को अलग कर पाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। जैसे 1 डिग्री एमीन लें, C2H5NH2, इथाइल एमीन है 1 डिग्री, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन। फिर ले लेते हैं डाइथाइल एमीन, C2H5 का होल 2 NH2, 2 डिग्री, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 329 केल्विन। और एक है 3 डिग्री एमीन ट्राइथाइल एमीन, C2H5 का होल 3 NH, यह N हो जाएगा, सॉरी यहाँ NH यहाँ N। 3 डिग्री एमीन, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 370 केल्विन। अब देख लो इतना जो बड़ा सा अंतर दिख रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का, तो मान लो ये तीनों एमीन एक ही में मिला हुआ रहे और उसको एक साथ आप बॉयल करोगे, तो सबसे पहले बॉयल होगा 1 डिग्री, बॉयल होगा तो ये पूरा वेपर बन करके जो है सो निकल जाएगा। फिर उसको पाइप के थ्रू किसी दूसरे बर्तन में ले जाओ, वहाँ कंडेंसर होगा और धीरे धीरे कंडेंस करके वापस लिक्विड में आ जाएगा। उसके बाद 1 डिग्री तो निकल गया, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट है 2 डिग्री का, तो फिर धीरे धीरे 2 डिग्री वहाँ से निकलना शुरू करेगा और लास्ट में उसमें बच जाएगा 3 डिग्री, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है और ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करना हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड। समझ गए? अब अगला जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद, वह है हिंसबर्ग टेस्ट। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में जो रिएजेंट होता है वह होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का एक क्लोराइड है। ऐसा
यदि यहाँ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है तो सिंपल सा इसका क्लोरीनेशन करोगे PCl5 वगैरह के साथ ही, तो OH की जगह आ जाएगा Cl। तो दिस बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज़ द रिएजेंट इन हिंसबर्ग टेस्ट, इसलिए इसको हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं इस बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को। 3 एमीन डिफरेंटली बिहेव करते हैं इसके साथ। सबसे पहले प्राइमरी एमीन की बात करें हम लोग, प्राइमरी एमीन की। तो जैसे मान लो कि आप प्राइमरी एमीन लिए, या हिंसबर्ग रिएजेंट तो है ही बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ऐसा इसका रिएक्शन आप करवाए प्राइमरी एमीन से, 1 डिग्री एमीन से। अब मैकेनिज्म के थ्रू हम नहीं जाएंगे, बहुत पहले ही बता चुके हैं किस तरह का मैकेनिज्म है। ई ग्रुप यहाँ से हटेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, नाइट्रोजन लोन पेयर से अटैक करेगा, फिर क्लोरीन बाहर होगा, बहुत बार दिखता है मैकेनिज्म। तो यहाँ से HCl बाहर हुआ और HCl बाहर होकर के बन गया ऐसा NHR। दिस इज कॉल्ड N-अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ऐसा। और यह जो है वाइट रेसिड्यू के रूप में मिलता है, वाइट रेसिड्यू बनता है, मतलब उस बर्तन में वाइट वाइट पार्टिकल्स कुछ बचे हुए दिखाई दे देंगे। तो बेंजीन सल्फोनामाइड लिया हमने, हिंसबर्ग रिएजेंट, 1 डिग्री एमीन उसमें डाला, रिएक्शन हुआ, तो थोड़ा देर बाद देखोगे उसी बर्तन में वाइट रेसिड्यू मिलने लगेंगे, और वह जो वाइट रेसिड्यू होगा वो किसका होगा? N-अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड का। अब यह जो ग्रुप देख रहे हो ना बगल में, सल्फोनाइल ग्रुप, दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, और जब बहुत तेज़ी से यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन सारा कसर निकालेगा हाइड्रोजन पे, और जब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा नाइट्रोजन, तो ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग बोल देते हैं एसिडिक। क्यों? क्योंकि अभी बाहर होगा इन द फॉर्म ऑफ H+। तो यदि इसका रिएक्शन आप कोई बेस से करवाओगे, एक्वस KOH वगैरह डालोगे, तो आसानी से कर जाएगा ना। ये OH माइनस K+, तो आसानी से इस H+ को पनाह दे देगा, इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऐसे, तो हो जाएगा S डबल बॉन्ड O, N पे आ जाना है -R, बगल में रह जाएगा साथ देने के लिए K+, और ये H और OH मिल करके ओवरऑल बाहर हो गया H2O। तो यहाँ हम क्या बोले कि यह जो था N-अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये वाइट रेसिड्यू था। जैसे ही इसको बेस में डालोगे या बेस को इसमें डालोगे, तो ऐसा रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद ये जो सॉल्ट और वाटर बन रहा है, इसके चलते यह पूरा सिस्टम हो जाएगा सॉल्यूबल। यहाँ सॉल्यूबल नहीं था, रेसिड्यू के रूप में मिला ना, बचा हुआ चीज़ था, लेकिन जैसे ही बेस डाले उसमें घुल जाएगा आसानी से। तो घुल जाएगा तो समझ जाएंगे कि रिएक्शन हुआ। और रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि उसमें पहले से एसिडिक हाइड्रोजन है और आप रिएक्शन करवा रहे हो बेस से, तो सिंपली यहाँ एसिड बेस का रिएक्शन है और सॉल्ट वाटर का जो है फॉर्मेशन होगा, जैसे एक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन में होता है। तो यह प्राइमरी एमीन का कहानी था कि प्राइमरी एमीन को हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करवाए तो पहले वाइट रेसिड्यू मिला N-अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड का, जिसको बेस में डालने पर वह रेसिड्यू डिजॉल्व कर गया, क्योंकि एसिड बेस का रिएक्शन हो गया वहाँ से। नेक्स्ट यदि 2 डिग्री एमीन की बात करें हम लोग, यहाँ सेकेंडरी एमीन यदि ले लिया जाए, सेकेंडरी एमीन, तो सेकेंडरी एमीन में क्या होगा ज़रा देखो तो ध्यान से। हिंसबर्ग रिएजेंट तो रहेगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, यहाँ आप लोगे सेकेंडरी एमीन HNRR। तो यहाँ तक रिएक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, HCl बाहर निकल जाएगा ऐसा, S डबल बॉन्ड O NRR। सो दिस इज NN डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, NN डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब जरा ध्यान से देखो और देख के बताओ कि इसमें कहीं एसिडिक हाइड्रोजन नज़र आ रहा है क्या?
कहीं एसिडिक हाइड्रोजन नज़र आ रहा है क्या? जैसे इसमें नाइट्रोजन से लगा हुआ हाइड्रोजन था ना जी, जो एसिडिक था, तो ज़रा इसमें देखो कि इसमें कहीं एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं है ना। हाइड्रोजन तो है, जैसे आर के जगह तो कोई ना कोई अल्काइल ही होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन है, लेकिन ऐसे हाइड्रोजन एसिडिक थोड़े ना होते हैं। एसिडिक होना नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन का था, जो इसमें है ही नहीं कहीं, नो एसिडिक हाइड्रोजन। और जब कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो यह जो वाइट रेसिड्यू है, इस वाइट रेसिड्यू को आप बेस में मिलाओगे एक्वस KOH में, घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा, इनसॉल्युबल रहेगा। वैसे ही रहेगा क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा। रिएक्शन होने के लिए एसिडिक हाइड्रोजन उसमें होना चाहिए था। दोनों को मिलाओ, अब समझ में आ जाएगा। वाइट रेसिड्यू तो दोनों में बना, 1 डिग्री एमीन में भी रेसिड्यू बना, 2 डिग्री एमीन में भी बना, लेकिन इस रेसिड्यू को बेस में घोले तो घुल गया क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो गया। लेकिन यह 2 डिग्री एमीन का जो रेसिड्यू था, इसको हम लोग बेस में घोले तो नहीं घुला क्योंकि इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं था, इसलिए वो नहीं डिजॉल्व किया, वैसे ही रह जाएगा। तो समझ जाएंगे हम लोग कि जो रेसिड्यू मिला वो बढ़िया से घुल गया बेस में, तो 1 डिग्री का था भाई, नहीं घुला तो ये 2 डिग्री एमीन है, सिंपल सा बात। 3 डिग्री एमीन का क्या कहानी है? तो उसका तो कोई कहानी ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 डिग्री एमीन लोगे तो यहाँ भी होगा नाइट्रोजन, यहाँ भी होगा, सॉरी नाइट्रोजन बोल रहे हैं, यहाँ भी होगा अल्काइल। अब अभी जो हम लोग देखें कि जो घेर घेर के निकाल रहे थे वो HCl निकाल रहे थे, इसका मतलब कि नाइट्रोजन में हाइड्रोजन होना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे यहाँ नाइट्रोजन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, अल्काइल है, तो ऐसे अल्काइल ग्रुप आप RCl बाहर नहीं ना निकालोगे। RCl को बाहर आप नहीं निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते हो? पूछा जा सकता है कि RCl क्यों नहीं? RCl तो होता है भाई, हेलोल्केन तो बनेगा ही ना, तो निकलना चाहिए था, तो क्यों नहीं निकलेगा? तो देखो मैकेनिज्म के थ्रू चलेंगे हम लोग तो समझ में आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। इसको यहाँ शिफ्ट किए, नाइट्रोजन अटैक किया तो O-Cl डबल बॉन्ड O, और इसी में यहाँ जुड़ गया NRHH+, और यही नाइट्रोजन अपना प्लस हटाने के लिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा। हाइड्रोजन का ही इलेक्ट्रॉन लेना केवल आसान है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और लेने के बाद जब ये H+ बनेगा तो इसको कोई भी पनाह देगा, वहाँ वो चीज़ नहीं हो पाएगा। मान लो कि यहाँ हाइड्रोजन कहीं है ही नहीं, R है, तो नाइट्रोजन अपने प्लस को कैसे स्टेबलाइज करेगा? इस R का इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना ले पाएगा ही। यहाँ नाइट्रोजन के साथ कार्बन रहेगा, इससे 3 हाइड्रोजन रहेगा, तो ले करके CH3+ बाहर नहीं होगा, समझे? तो नाइट्रोजन प्लस चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा यदि हाइड्रोजन नहीं है तो, इसलिए वहाँ उससे नहीं होगा। तो 3 डिग्री एमीन में हम बोले कि यहाँ कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, मतलब तुमको वाइट रेसिड्यू ही नहीं मिल पाएगा। तो कोई रेसिड्यू ही नहीं मिला तो समझ जाओगे कि वह 3 डिग्री एमीन है। तो अब इसको ऐसे एक साथ समझो कि मान लो 3 बर्तन में ये तीनों एमीन दिए हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। पता करना है कौन सा क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि तीनों बर्तन में हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट मिलाएंगे, मतलब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को तीनों में मिलाएंगे, थोड़ा हीट वगैरह करेंगे। अब ऐसा करने के बाद हम लोग देखेंगे कि 2 बर्तन में रेसिड्यू मिल जाएगा, एक में नहीं मिलेगा। तो जिसमें रेसिड्यू नहीं मिल पाया उसको तो वहीं हटा देंगे क्योंकि 3 डिग्री एमीन है। रेसिड्यू नहीं मिल पाना मतलब बर्तन में कुछ सॉलिड जैसा चीज़ तुमको नहीं दिखेगा, सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के जैसा ही रहेगा, प्योर। तो जिसमें रेसिड्यू नहीं दिखा मतलब वो 3 डिग्री एमीन है, और बाकी 2 बर्तन में तुमको रेसिड्यू दिखेगा, कुछ सॉलिड टाइप का पार्टिकल्स। तो ये जो 2 बर्तन बचे उसमें एक प्राइमरी होगा और दूसरा सेकेंडरी। अब फिर प्राइमरी कौन, सेकेंडरी कौन, इसके लिए दोनों में आप KOH डालो एक्वस सॉल्यूशन का। तो KOH डालते ही यदि एक का रेसिड्यू पूरा घुल गया और दूसरे का नहीं घुला, तो जिसका घुल गया मतलब वो 1 डिग्री एमीन था, जिसका नहीं घुला मतलब 2 डिग्री एमीन था। तो इस तरह से तीनों एमीन को काफ़ी आसानी से जो है हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं इस हिंसबर्ग टेस्ट के माध्यम से। नेक्स्ट टाइप में हॉफमैन्स मेथड। हॉफमैन्स मेथड हिंसबर्ग टेस्ट के बाद। हॉफमैन्स मेथड
यह भी तीनों एमीन को आसानी से अलग कर पाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को। इसके लिए करते क्या है, डाइथाइल ऑक्जेलेट से रिएक्शन करवाया जाता है तीनों एमीन का। डाइथाइल ऑक्जेलेट, दिस इज डाइथाइल ऑक्जेलेट। तो जब इसका रिएक्शन आप प्राइमरी एमीन से करवाओगे, 1 डिग्री एमीन से करवाओगे, तो ऐसे इथेनॉल बाहर हो जाएगा, 2 मोल C2H5OH और बनेगा क्या, C डबल बॉन्ड O NHR, C डबल बॉन्ड O NHR। दिस इज कॉल्ड डाई अल्काइल ऑक्जामाइड, जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस के रूप में बनेगा। वही यदि आप सेकेंडरी एमीन का रिएक्शन करवाते हो ऐसा, तो सेकेंडरी एमीन का कोई एक ही मोल रिएक्शन कर पाता है, 2 मोल के साथ रिएक्शन नहीं होता है। 2 डिग्री एमीन यहाँ से ही हो जाएगा बाहर और हो गया CO NR2 C डबल बॉन्ड O C2H5। दिस इज कॉल्ड डाई अल्काइल ऑक्जामिक एस्टर और यह लिक्विड होता है और 3 डिग्री एमीन इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। तो कैसे अंतर कर पाए हम लोग इस रिएक्शन के मदद से? फिर से वही बात कि 3 बर्तन है, तीनों में अलग अलग एमीन्स दिए हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तुम्हें नहीं पता है, पता करना है कि कौन सा एमीन क्या है। तो तीनों में हम लोग डाइथाइल ऑक्जेलेट को डालेंगे। एक में डाइथाइल ऑक्जेलेट डालेंगे तो डालते समय तो लिक्विड ही रहेगा, और यदि बर्तन में डालते ही वहाँ से सॉलिड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया तो समझ जाएंगे 1 डिग्री एमीन था जो डाई अल्काइल ऑक्जामाइड बनाया। यदि उसको डालने के बाद लिक्विड ही रहा, इसका मतलब कि डाई अल्काइल ऑक्जामिक एस्टर बना, जो कि सेकेंडरी एमीन है। और कुछ हुआ ही ना, कुछ नहीं हुआ, मतलब तुमको ना कोई कलर चेंज दिखेगा, ना कुछ बनते दिखेगा, समझ में आएगा, तो 3 डिग्री एमीन है, क्योंकि 3 डिग्री एमीन का कोई रिएक्शन नहीं होता है डाइथाइल ऑक्जामेट के साथ, डाइथाइल ऑक्जेलेट के साथ, क्योंकि वहाँ कोई ये नहीं है हाइड्रोजन। उसके बाद प्राइमरी टेस्ट के लिए या प्राइमरी एमीन का टेस्ट के लिए 2 स्पेशल रिएक्शन हम लोग पढ़ के रखे थे, कार्बाइल एमीन रिएक्शन और मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। याद करो, केवल प्राइमरी एमीन का टेस्ट के लिए कि यदि केवल 1 डिग्री एमीन को पहचानना हो कि दिया हुआ एमीन 1 डिग्री है या नहीं, तो ये 2 रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। एक आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि प्राइमरी एमीन कोई होता था, कोई भी एलिफेटिक एरोमेटिक कुछ भी, इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करवाते थे, 3 मोल अल्कोहलिक या एक्वस KOH लेकर के, तो E बाहर, यहाँ से E बाहर, ऐसा, तो NC बन जाता था +3 KCl +3 H2O। और यह जो बनता था फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसके बारे में हम लोग क्या देखे थे कि अनप्लीजेंट स्मेल, बड़ा ही खराब स्मेल होता था, दुर्गंध टाइप का, और इस स्मेल के आधार पे हम लोग बता देते थे कि यह क्या है, प्राइमरी एमीन है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन का रिएक्शन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद फिर हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी पढ़े थे, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इसमें क्या करते थे, 1 डिग्री एमीन का रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से मर्क्यूरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो NCS मतलब आइसोथायोसाइनेट बनता था, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट
और इसका स्मेल किसके जैसा होता था? मस्टर्ड ऑयल के जैसा। स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल के जैसा। तो फिर यहाँ से इसको हम लोग अलग कर पाते थे। तो यह दोनों रिएक्शन स्पेशली प्राइमरी एमीन का टेस्ट के लिए है। सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन के बारे में यहाँ से कुछ भी ना पता चलेगा। तो केवल ये पता करना हो कि दिया हुआ एमीन प्राइमरी है या नहीं, तो उस केस में जो है हम लोग इन दोनों रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों स्मेल पे ही आधारित हैं। और स्मेल यदि आप पकड़ पाते हो तभी आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे इन दो रिएक्शन के आधार पे कि एमीन प्राइमरी है या नहीं। अब स्मेल ही नहीं पता चल रहा है तो फिर नहीं कुछ हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगा, फिर इन दोनों रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है। एक हम लोग पढ़े थे लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट, जो सेकेंडरी एमीन के लिए था। पीछे तो पढ़ चुके हैं ना चैप्टर में लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। येलो ऑयली सब्सटेंस बनता था जो फिनॉल सल्फ्यूरिक एसिड में घोलता था अलग अलग कलर चेंज के आधार पर। लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट क्या पढ़े थे इसमें कि 2 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन का टेस्ट के लिए ही है। ये नाइट्रस एसिड से पहले रिएक्शन करता था तो एन नाइट्रोसो एमीन बनता था और इस एन नाइट्रोसो एमीन जो है येलो ऑयली सब्सटेंस था। फिर इसको हम लोग क्या करते थे, फिनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड में घोलते थे तो यह ग्रीन सॉल्यूशन देता था। येलो ऑयली से बदल जाता था किसमें, ग्रीन में। फिर वाटर के साथ इसका हम लोग डाइल्यूशन करते थे तो रेड सॉल्यूशन मिलता था और फिर इसमें एक्वस NaOH मिलाते तो ये कलर चेंज करते जाता था, डीप ब्लू मिलता था या फिर वायलेट कलर मिलता था। तो यह था लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट कि 2 डिग्री एमीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड से, तो पहले नाइट्रोसो एमीन जो येलो ऑयली लिक्विड है, जैसे ही इसमें फिनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तुरंत यह येलो ऑयली सब्सटेंस डिजॉल्व करके एकदम क्लियर ग्रीन सॉल्यूशन देगा। फिर उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके डाइल्यूट करोगे तो ग्रीन कलर बदल जाएगा रेड में और फाइनली इसमें एक्वस NaOH डालते ही बोला डीप ब्लू कलर मिलेगा। और जब डीप ब्लू कलर मिलेगा जैसे फेलिंग सॉल्यूशन का कलर होता है, तो वहाँ से फिर समझ जाओगे कि वह 2 डिग्री एमीन था। और इसी को हम लोग लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट बोलते हैं क्योंकि नाइट्रोसो का फॉर्मेशन। अब यदि अंतर करना हो एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन में, यदि अंतर करना हो किसमें, एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन में, तब कैसे अंतर करेंगे हम लोग। जैसे मान लो इथाइल एमीन और एनिलीन में अंतर करना हो, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एमीन में अंतर करना हो तो कैसे। तो एक तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है कि एरोमेटिक एमीन में यदि आप एनिलीन लेते हो और इसका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करवाते हो तो सब जगह पे जा कर के ब्रोमीन जुड़ जाएगा और ये वाइट प्रिसिपिटेट होगा। लेकिन वही रिएक्शन आप एलिफेटिक का करवाते हो RNH2 और 3Br2 एक्वस लेकर के, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो अलग अलग बर्तन में 2 एमीन है, एक एलिफेटिक है दूसरा एरोमेटिक है, पता करना है तो दोनों में ब्रोमीन वाटर डालो। डालते इसमें बताया कि ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन होता है, उसको डाले और वो वैसे ही रह गया, मतलब वो एलिफेटिक था। और वो डालने के बाद जैसे ही वाइट प्रिसिपिटेट मिला, बर्तन का बॉटम में वाइट वाइट पार्टिकल्स सेटल डाउन हो गए, तो समझ जाएंगे वह एरोमेटिक एमीन था क्योंकि उसी में अब प्रिसिपिटेट बनता है। रिएक्शन एरोमेटिक में ही क्यों होता है, एलिफेटिक में क्यों नहीं होता है, ये हम लोग देख चुके हैं पीछे जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे वहाँ। और एक लास्ट टेस्ट एरोमेटिक एमीन के लिए, एजो डाई टेस्ट, इसमें डाई का फॉर्मेशन होता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है समझोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यह जो एरोमेटिक एमीन है
एनिलीन, इसका डायजोटाइजेशन NaNO2 प्लस HCl के साथ टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। इस रिएक्शन को पीछे हम लोग पढ़े हैं, इसमें भी पढ़े, हेलोरीन में भी पढ़े थे। तो यहाँ से बनेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब यह जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना, इसका रिएक्शन होता है बीटा नैप्थोल से। देखो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसका रिएक्शन बीटा नैप्थोल से। दिस इज बीटा नैप्थोल। नैप्थलीन का अल्कोहल है, जैसे बेंजीन का होता है तो फिनॉल का आता है, वैसे नैप्थलीन का अल्कोहल नैप्थोल बीटा पोजीशन पे। HCl बाहर निकलेगा ऐसे और फॉर्मेशन हो जाएगा एक डाई का, N डबल बॉन्ड N OH ऐसा। दिस इज कॉल्ड 1-phenyl HO2 नैप्थोल। यहाँ से 1-2, तो 1 पे ये पूरा फिनाइल एजो, ये फिनाइल एजो, उसके बाद 2 नैप्थोल, तो ये नैप्थलीन में 2 पे वो OH है, इसलिए 2 नैप्थोल हो गया। और यह जो होता है ऑरेंज कलर का डाई है। डाई हम लोग बोलते हैं कलरिंग मटेरियल को ना, DYE। जैसे कपड़ा कलर करने के लिए केमिकल आता है, बाल को डाई करने के लिए केमिकल आता है, तो ये जो अलग अलग कलर के केमिकल्स होते हैं वही कहलाते हैं डाई। तो यही जो यहाँ 1-phenyl HO2 नैप्थोल बनेगा, दिस इज ऑरेंज डाई। यही रिएक्शन आप एलिफेटिक एमीन में करवाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि डाई तो हमेशा एरोमेटिक सिस्टम का ही होता है, याद रखोगे इस बात को। तो ये सारे रिएक्शन थे, टोटल 8 मेथड्स हम लोग पढ़े, जिस आधार पे एमीन्स को डिस्टिंग्विश करेंगे। कुछ मेथड्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को अलग करने के थे, कुछ मेथड स्पेशली प्राइमरी एमीन के लिए थे, कुछ सेकेंडरी के लिए थे, और लास्ट के जो 2 मेथड्स हमने पढ़ा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट और यह एजो डाई टेस्ट वाला, इसमें से ये बेसिकली एरोमेटिक एमीन के लिए थे। तो इस तरह से यह एमीन चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। यूनिट समाप्त नहीं है, शुरू में बताए थे इस यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं, एमीन्स और डाइजोनियम सॉल्ट। तो एमीन्स को हम लोग अच्छे से यहाँ कर लिए ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर से डाइजोनियम सॉल्ट हम लोग शुरू करेंगे। धन्यवाद।